दोस्तों, उस शानदार गीतकार जिसका नाम होता है विनीत चौहान, मेरा नहीं तालियों के समर्थन के साथ आप बुलाइए मेरे अनुज, मेरे प्रिय भाई विनीत चौहान को अनवर चढ़ाने भी आए। जी चलिए, एक आदमी तो इसी काम के लिए रखो कि माइक लगाना चाहिए उसको। एक देवऋषि स्पॉन्सर करते रहे तो एक माइक के लिए भी स्पॉन्सर करो एक आदमी को। हरिशंकर जी फंसा तो तगड़ा ही दिया आपने मेरे को। मतलब कि नए बच्चे सोच रहे होंगे कि इतनी बमबारी हो रही है यहाँ पे, तो निकल लो रास्ते से बाहर। तो वहां भी देखा तो एक फौजी दस्ता बैठा रखा, बैंड बाजा तक फौज का है। हालत ये हो रही है कि जो बच्चे थोड़ी बहुत भी शनिवार का दिमाग में होगा वो भी अंगार लेके यहाँ से जाएंगे। और मेरे को आश्चर्य तो इन पर हो रहा है जो दोनों के दोनों फौज में हैं। सुबह एक भारत माता की जय बोलता होगा, शाम को दूसरा वंदे मातरम बोलता होगा। इनके तो घर की हालत भी इजराइल और फिलिस्तीन जैसी चल रही होगी। मैं सच सोच रहा हूँ कि इनमें से इनके बीच में हमास कौन है आखिर? तो बच्चे ही होंगे वो, तो हमारे दस्ता तो वही होते हैं जो बात, तो और कौन होता है घर के अंदर। लेकिन अच्छी बात है आपने आयोजन बुलाया है। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ये एमडीडी वालों ने क्या कोई काले रंग का कोई ड्रेस कोड बना रखा है क्या? जिधर देखो ऐसा लगता है लोकालय के शनिचर वाले लोग आए हुए हैं। मतलब भाई ने पूरा इंतजाम, जितना पैसा स्पॉन्सरशिप में दिया है उससे ज्यादा इस काम पर लगा रखे हैं कि यदि पैसा कम पड़ जाए आधा किलो तेल लोटे में डालो निकल लो। मतलब वो पैसा आप ये मत समझो कि अगर जेब से देगा। देवऋषि ऐसे थोड़ी पॉपुलर हुआ है। इस बंदे ने जो टेक्निक लगाई है कुछ तो रखी हुई आदमी। एक थान में से जिसने जो 25 लोगों का सूट सिलवाया है वो कमाल है। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। मतलब माइक का काड़ा लगा रखा है अगले दिन। हद हो गई यार। मतलब बिल्कुल ही हम अपने आप को खुद ही महसूस कर रहे हैं कि हम कवि सम्मेलन में शोक सभा में आए हुए हैं। कवियों की टीम भी अद्भुत इकट्ठी करी है। आपको नहीं लगता जैसे शिव जी की बारात इकट्ठी कर रखी है पूरी की पूरी, दो धोती वाले। इधर ये आदमी की बाढ़ देखो, तीसरा लगता है। मैं कई देर तक पीछे से देख करके भ्रम में रहा इसकी बारात गई होगी कि आई होगी। अद्भुत आदमी है। ये देखो इस आदमी को देखो, ऊपर से खलवाट पूरा जो वहां से खत्म हुआ वो यहाँ उगवा लिए। कमाल संचालक है। अब जो काम नरेंद्र भैया ने करना था मुझे करना पड़ा। दुर्भाग्य मेरा ये है आज, वरना इनके गले तक तो तुमने पाकिस्तान और करगिल लड़झा दिया है। ये 3 दिन तक घर में जाके नहीं अपनी मम्मी के सामने भी भारत माता की जय, पत्नी के सामने भी भारत माता की जय, उनके सपने में भी समझ लो पाकिस्तान का गला बीच देंगे। मैंने तो भैया से पूछा ये दाढ़ी की क्या क्या स्टाइल है? कहने कुछ नहीं भैया, पत्नी को दाढ़ी पसंद नहीं थी, साली को दाढ़ी पसंद थी, तो मैंने दोनों की बात रख ली, मध्य मार्ग अपना लिया। इसलिए संचालक की ये हाल है। ये बड़ी बात है दोस्तों कि वीर रस के कभी हजारा करना पड़ रहा है। जबकि इतना ज्यादा गंभीर कर दिया मसला, बाकी तो मुझे करना ही है थोड़ा। अब कर्नल साहब बैठे, इतने ज्यादा गंभीर लोग बैठे हुए हैं, मामला ऐसा ज्यादा कर दिया बाहर निकलने तक की हालत खराब हो गई। बाहर बच्चे भग भग के जा रहे, क्या अंकल वहां बमबारी चल रही है, निकल लो टाइम पे आप। चारों तरफ पानी का रास्ता नहीं है, कूदे तो कूदे कहाँ आदमी आके तो जाते। वहां पे सेना के लोग खड़े कर रखे, इधर कभी खड़े हुए हैं। अब ये आधे तो लोग ये सोच रहे हैं पाकिस्तान यही दिखे हैं। ऐसा ही होता होगा हमास का दस्ता जैसे हम लोग हमला बाकायदा बरकरार है। आप यही समझो टाइगर इनके ऊपर सैनिक जचे हुए थे। अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कुल मिला के कहते हैं इनमें से ऐसा नहीं कि आदमी भी फौज नहीं रहा है। कर्नल साहब आप लोगों ने तो अच्छे अच्छे बहादुर सैनिक देखे, उसका नाम हरि बहादुर रखा हुआ है। ये ऐसे हरि बहादुर नहीं है। करगिल के समय में जब ऐसी वैसी भर्तियां हो रही थी, सेना को जरूरत हो रही थी, ये भी गया था कि टिकट टूर्नामेंट में बिलांग नाप के खाने वाला आदमी जो बिलांग नाप के रोटियां खाता है, 20 दिन तक टिकट टूर्नामेंट किया। 21वें दिन करगिल से बुलावा आ गया। जैसे इसने कहा ऐसा नहीं भैया जाओ, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगले ने छुट्टी की एप्लीकेशन फंसा दी, दादी की तबीयत खराब हो जाऊंगा। कर्नल समझ गया बदमाश आदमी 20 रोटी खा चुका है। कल अच्छा छुट्टी दे दूंगा, एक बात बता देगा सब तुम निकल ले। कितनी बढ़िया गजल का शेर याद आया, आप क्या याद करोगे? विनीत चौहान क्या सुना रहा है, कितनी बढ़िया बढ़िया शेर याद आ रहे हैं।
तो वो मैं करूंगा जो मुझे करना है, बस थोड़ी देर में मैं हल्का करूंगा। इतने भारी कर दिए इन्होंने, खोपड़ी के ऊपर ताजमहल कर लिया है। ये कहने लगा कि भाई साहब छुट्टी चाहिए। कर्नल नंदा जी जैसा रहा होगा, वो समझ गया कि भागेगा, कहले छुट्टी तो दे दूंगा, बस एक सवाल का जवाब दे दो और निकल ले। बस ये बता दे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? यही शाश्वत सवाल है पिछले दिनों का। अगली बात जो उसने जवाब दिया, मैं सच बताओ, कर्नल ने महीने भर की छुट्टी सैंक्शन करी। कहले बता दे, तू बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कहले सर हो सकता है उसने भी छुट्टी सैंक्शन नहीं करी हो। बढ़िया बढ़िया, तुरंत उसको छुट्टी दिलाई। अगला फिर आ गया 20 दिन बाद। कर्नल ने सोचा अब क्या फंसाओ तो, कहला आपने टाइगर इनसे बुलावा है, निकल ले। अगले दिन फिर कोई कहने लगा सर छुट्टी, कहने बकवास कर रहे, पिछली बार मैंने बकवास का जवाब दिया था, अब कहते को जाना पड़ेगा। और कोई बहादुरी का कारनामा दिखा। ये अंतिम शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद कविता पढ़ूंगा। मेरे तो भैया आज बहुत दिनों बाद हाथ पड़ेगा आप मेरे। महाकाल की नगरी में अगली भेंट मेरी चढ़नी नहीं जाना। तो कहने लगा ऐसा कर, तो कोई बहादुरी का काम कर रहा है, ये छुट्टी में एक प्रश्न नहीं पूछूंगा। अगला गया, आधे घंटे के अंदर कर्नल सर इसने ऐसे नाम बहादुर नहीं रखा है, एक पाकिस्तानी सैनिक के 2 बाजू काट के कर्नल के चरणों में रख दिए। कर्नल का दिमाग खराब, कहना हमने खाली दोपहर तोप लगा ली, ये कर लिया, हम आज तक कुछ नहीं कर पाए। आधे घंटे के अंदर पाकिस्तानी सैनिक के दोनों बाजू भास्कर वालों ने इंतजाम करा, कर्नल से अभिनंदन करो, अभिनंदन करो। वो सार्वजनिक अभिनंदन हो तो नरेंद्र अकेला जैसा आदमी था, उन्होंने धीरे से बुलाया। हमारे हरि बहादुर एक बात बता दूं, अब जिनके समझ रहा है वो ताली बजाना, बाकी तो समझ ही जाना। इधर आया यार, तेरा अभिनंदन हो रहा है, तुम कमाल बहादुरी दिखाई, बस एक बात बता दे, तेने उस सैनिक के दोनों बाजू काटे, सिर क्यों नहीं काटा? कहना भाई साहब किसी को बताना मत, साड़े की बंदी पहले कटी पड़ी थी। वो बहादुर आदमी यहाँ बैठे, पर आप जोरदार तालियां बजा दीजिए, इससे बढ़िया जोर की कविता हो नहीं सकती। प्राण से ज्यादा प्रिय जिनको रहा अपना वतन है। अब जरा सिक्का पलट लीजिएगा, भूल जाइए क्या खड़ा था। आप कितने लोग हैं मेरे सामने, मुझे परवाह नहीं है। 30 साल मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है, राजस्थान का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। आप आयतन में कम है इसकी मुझे परवाह नहीं, आप डेंसिटी में ज्यादा रहिएगा, मैं अपनी बात को अपनी पूरी तरह से कर भी दूंगा। प्राण से ज्यादा प्रिय जिनका रहा अपना वतन है, राज का उत्थान ही जिनका रहा अंतिम सपन है। मैं गौरवान्वित हूं लोगों के सामने जिनके लिए हम कविताएं लिखते हैं, वो हमारे सामने बैठे हैं। मुझे लग रहा है जैसे किसी मंदिर में आप जाएं और मूर्ति से अचानक वो भगवान प्रकट हो जाए जिसके लिए आप स्तवन करते हैं। यदि सेना के 5 भी लोग यहाँ बैठे हैं तो मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूं। प्राण से ज्यादा प्रिय जिनका रहा अपना वतन है, राज का उत्थान ही जिनका रहा अंतिम सपन है। प्राण दीपक दे गए जो राष्ट्र की आराधना में, उन शहीदों को हमारे कोटिशः पावन नमन है, उन शहीदों को हमारे कोटिशः पावन नमन है। देखिएगा ताली कैसे बजवाई जाती है, ये हुनर मेरी जेब में 35 साल में मैंने सीख लिया है। मैं यदि अगले 10-15 मिनट में हूं और यदि आपकी जेबों से हाथ न निकलवा दूं तो मेरा नाम दिलीप चौहान नहीं है। आज के दिन और भी कहीं कवि सम्मेलन में हो सकते थे, धनतेरस से एक दिन पहले इतनी धन की कमी अभी कवियों के घरों में नहीं है कि वो लिफाफों के लिए यहाँ पर चले आए होंगे। कोई तो कारण रहा होगा कि बुंदेलखंड की मिट्टी पर हल्दी घाटी का बेटा खड़ा है। बस वो कारण समझ लीजिए कि विनीत चौहान ग्वालियर में क्यों है। मेरे भैया बहुत दिनों बाद मिला, उस तेवर को सुन लीजिएगा। चले जाइए बंबई दिल्ली की सड़कों पर, मेरी बात शुरू होती है और आपकी तालियां बाहर आनी शुरू होती है। चले जाइए दिल्ली बंबई की सड़कों पर, सुबह 4 बजे 5 बजे सफेद कुत्तों की चैन पकड़कर घूमती हुई लड़कियां दिखाई देंगी। और चले जाइए बुंदेलखंड की गांवों के आसपास की शहरों में, गांवों की पगडंडियों पर कसरत करके सेना के लिए तैयार होते जवान दिखाई देंगे। एक नई सी बात है, आपको भावुक सी बात बांट लेता हूं। राजस्थान को मरना और मारना सिखाया जाता है। शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। शीश कटने पर लड़े कबंध, राजस्थान बोल रहा है इस समय। बुंदेलखंड पर मुझे हैरत हो जाएगी कि आप खामोशी चल गई तो। शीश कटने पर लड़े कबंध, वीर की तभी रवानी है, प्राण ये हिंदुस्तानी है, रक्त ये राजस्थानी है। ये बात तो हमने खूब सीखी, लेकिन वो भावुक सी बात बांट रहा हूं आपको। 20 साल का नौजवान कर्नल सर 21 दिन की शादी को हुए और 22वें दिन लड़की की चोटी पे था। वहां से एक चिट्ठी लिखी उस महबूबा के नाम, जिससे 21 दिन पहले उसने फेरे लिए। ये अलग बात है चिट्ठी इतना लेट गांव में आई कि उससे पहले तिरंगे में लेपट के उसका शव गांव में आया। मैंने उस चिट्ठी को खोला, मैंने रोते रोते उसे पढ़ा और पढ़ते पढ़ते मैं रोया।
एक शेर लिखा था सर उसके अंदर, भूल जाना आज की रात विनीत चौहान क्या चीखा क्या चिल्लाया, बस एक लाइन को याद रखना। उसे लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। मैं दावा कर रहा हूं अगली लाइन पर मैंने तालियां बजा दी, आप लोग के बताइएगा। हर नौजवान लिखता अपनी महबूबा को, ये तो कोई भी कह देता। अगली जो बात थी वो लाजवाब थी और सर मैं आपको सौंप रहा हूं ये लाइन, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। आपकी तालियां कम रह गई, मुझे कुछ ज्यादा हुई है। बस इसको ध्यान में रखिएगा। एक चिट्ठी अपनी मां के नाम लिखता है, पूरा परिवार सिमट आता है। 3 मिनट मेरे साथ रहिएगा, मैं दावा कर रहा हूं 3 मिनट बाद मैं आपके कानों से प्रवेश तो करूंगा, लेकिन आंखों के रास्ते डॉक्टर प्रमोद मैं बाहर चला आऊंगा आपके सामने। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, अब कोई जाएगा नहीं। मैं एक एक पंक्ति को समझ रहा हूं, मैं स्वभाव से आर्य समाजी हूं, जीवन में कभी मंदिर नहीं गया हूं। मुझे पता नहीं कि खाली आरती की ऐसे घुमाई जाती है, ऐसे घुमाई जाती है, लेकिन मैं सोचता हूं कभी मैं मंदिर में खड़ा हूं और मुझे आरती याद ना हो, मैं इस कविता की 2 ही लाइन पढ़ दूं तो ईश्वर मेरे से आरती मान के स्वीकार कर ले। जब मैं गया था करगिल में तो मैंने वहां दंडवत प्रणाम किया, तो मेरी पत्नी मेरे साथ थी, कहने लगी तुम तो कभी मंदिर मस्जिद गए नहीं, ऐसा क्या देख लिया इस मिट्टी में। मैंने कहा यहाँ छातियां संगीनों पर टूटी पड़ती थी, कुर्बानी के लिए यहाँ पर भीड़ झगड़ती थी, यहाँ क्रांति का सौदा ऊंचा था, यहाँ बगावत का दर्जा पूजा से ऊंचा था। मैं उस मिट्टी पर एक कविता पढ़कर आया हूं, कविता सुन लीजिएगा। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं लेकर दिख रहा हूं, रक्त की होली रचाए मैं लेकर दिख रहा हूं। मां उसी शोण से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं, मां उसी शोण से, मेरा साथ दीजिएगा, मैं थोड़ा कम चीखा पुकार करूंगा, बस आपका साथ चाहिए। मां उसी शोण से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं, युद्ध था भीषण मगर नहीं भी पीछे हटाऊं। आए कविता के प्रार्थी मुझे पता लग जाएगा, युद्ध था भीषण मगर नहीं भी पीछे हटा हूं। मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं, मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली बख्श पर कुछ देर पहले ही लगी है, मां कसम थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने तो आपके आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, एक लाइन संभालना इस भीड़ में, कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। ये न समझो मानी में नींद लेने जा रहा हूं, ये तो हर किसी ने कह दिया सैनिक चिन्हित हो गया। मैंने एक लाइन भारतीय सेना के लिए गाई है, ये न समझो मां, पता नहीं कितने लोग समझेंगे मैं बोल तो रहा हूं, ये न समझो मां कि मैं फिर नींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। 2 पंक्ति पिता को लिखता है, सुनता हूं पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी अर्थी को उनके बेटे कंधा देते हैं। इतिहास में पहली बार हमारे जवान बेटे की अर्थियों को हमारे पिताओं ने दादाओं ने कंधे दिए, मुखाग्नियां दी। कैसा लगा होगा उस पिता को जिससे जवान बेटे की अर्थी उठाई होगी। 2 पंक्तियां आंसू रोक के सुनिएगा, जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। इस पीड़ा को जीना थोड़ी देर के लिए। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दे चुका हूं, मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दे चुका हूं, और कंधों पर खड़ा हो आसमां पर ले चुका हूं। तुम सदा कहते न थे कि दिल तुझे भरना पड़ेगा, तुम सदा कहते न थे कि दिल तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पितावे भार अपना तनिक हल्का कर न पाया, मुझे करना क्षमा मैं पुत्र ऋण को भर न पाया, तो मुझे करना क्षमा मैं पुत्र ऋण को भर न पाया। ओ पिता ये प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, आज भी यह सुख तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है, आज भी यह सुख तुम्हारे। 2 पंक्ति भाई को लिखता है, हमारे गांवों में कहावत है वो फौजी नहीं है, वो मेरी बाएं भुजा की ताकत है जो बंदूक बन के बर्फीली चोटी पर -16 डिग्री पे खड़ा है। 2 पंक्ति भाई को कब याद करता है, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई। मैं उसका नाम सुरेश महेश भी रख सकता था, मैंने युद्ध स्थली से उसका नाम उठाया। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, ओ मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई। क्यों याद आता है?
मैं ध्यान चाहता हूं आपका। सुन अनुचरण वीर गोली बाह में जब आसमाई, ओ मेरी माई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, बचपन में खिला देता है, मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं, पर अनुज विश्वास रखना। अब मुझे आपका हौसला चाहिए, पर अनुज विश्वास रखना, मैं नहीं चक्कर पड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। मेरी छोटी बहन यहाँ बैठी है, 2 लाइन में उसे सौंप रहा हूँ, एक भी आंखें छल के उसे छलकने दीजिएगा। अब तुम्ही को सौंपता हूँ, बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में। अंतिम पंक्ति पत्नी से कहता है। मेरी मान्यता है हमारे यहां 7 फेरे लेने के बाद पत्नी 7 जन्मों की यात्री हो जाती है। रिश्ते की सारी डोर चिता की राह पर जल जाती होंगी, टूट जाती होंगी, लेकिन पत्नी की पीड़ाएं अगले जन्मों तक चली जाती है। यह मेरा अंधविश्वास भी हो सकता है, लेकिन भारतीय माइथोलॉजी में माना गया है, तो मैंने उसे ऐसा लिख दिया है। सबसे उसने कुछ कहा है, पत्नी से कुछ मांगा है, बस यही भारतीय संस्कृति है। समय के अंतिम लाइन से और मुझे विदा कीजिएगा। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं। कर्नल सर 3 असंभव शर्तें रख रहा है वो अपनी वीरांगना के सामने। मैं दावा करता हूं किसी पति के जाने के बाद कोई वीरांगना ये निभा नहीं सकती, संभव नहीं है भारतीय परंपरा में, लेकिन वो वीर की पत्नी है तो उसने 3 असंभव शर्तें रखी हैं। मैं आपका सर्वाधिक ध्यान चाहता हूं, मैं कविता की प्राणपंक्ति पढ़ रहा हूं। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए दे रहा हूं, इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं। मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं। जब उसने कहा कि 10 लाख रुपए बांट तो दिए हैं, बस उस दिन मैंने 2 लाइन लिखी, यही मेरी पहचान है, इसके अलावा मैंने चाहत कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। अब मुझे एक श्रोता के हाथ खड़े करके तालियों से मुझे विदा करना। तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेडों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को।